हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। In case you find my videos helpful, you can let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. Now as far as today's video is concerned, I am going to touch upon a lot of very important terminologies used in both economics as well as the international relations. आज बहुत सारे bilateral meetings जो मिस्टर मोदी ने की हैं बाकी नेशंस के चीफ्स के साथ, उनके बारे में स्टेटमेंट्स आई हैं एग्जैक्टली। लेकिन मुझे आपको ये बताना है क्यों हम ईरान के साथ हमेशा जब भी कोई बात करते हैं तो हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हिस्टोरिकल टाइज की बात करते हैं। क्यों हम जब भी रशिया या चाइना से कभी बात होगी तो हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, या फिर किसी भी तरह की कंट्री के साथ किस तरह के टाइज हमारे हैं, वो डिटरमाइन करता है कि जब भी जॉइंट डिक्लेरेशन निकाली जाए तो उसमें उस चीज को टच किया जाए। तो हम देखेंगे क्या हमारा हर एक बायलैटरल लेवल पे किस कंट्री के साथ कैसा रिश्ता है। दूसरा हमें ये देखना है कि फ्रंट लोडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स के एफटीए और सेपा में कैसे डिफरेंस है, कैसे अपग्रेडेशन होता है सेपा एक। सो दीज आर द काइंड्स आई विल बी डिस्कसिंग, दीज आर द काइंड्स ऑफ टॉपिक्स आई विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रंट लोडेड रेट हाइक्स नीडेड टू टेम इन्फ्लेशन, आरबीआई ऑफिशियल्स। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं इन्फ्लेशन क्या होती है, फ्रंट लोडिंग क्या होती है, एमपीसी क्या होता है, इससे पहले मैं एक पूरे इसका कर्सरी रीडिंग देना चाहूंगी। ओके, तो देखिए क्या हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि हमें लगता है कि हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रंट लोड करना पड़ेगा ताकि हम जो स्टबन, जो जिद्दी इन्फ्लेशन हमारे देश में चल रही है उसको हम रोक सके और हम मीडियम टर्म ग्रोथ को भी मेंटेन कर सके। देखिए, आपको कैसे लगता है कि अगर हम फ्रंट लोडिंग कर देंगे इंटरेस्ट की, जो मैं भी समझाऊंगी क्या होता है इसका मतलब। फ्रंट लोडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट या फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आप मीडियम टर्म ग्रोथ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्या क्या रिश्ता है एक्चुअली में, व्हाट इज द लिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स, वी विल डिस्कस इन अ मिनट। तो आरबीआई के ऑफिशियल्स ने एक आर्टिकल में लिखा है, जो बैंक अपना मंथली बुलेटिन रिलीज करता है, कम्युनिकेट रिलीज करता है, या कम्युनिकेशन, वो जिस तरह की इंफॉर्मेशन सबको अपना सिग्नल देते हैं। बेसिकली जब वो बुलेटिन निकालते हैं हर महीने का सेंट्रल बैंक, तो वो सिग्नल देते हैं मार्केट्स को या फिर दूसरे बैंक्स को कि इस तरह की पॉलिसी का स्टैंड हमारा होने वाला है। तो यही इन्होंने अपने बुलेटिन में कहा है। और क्योंकि इनका ये कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो आरबीआई के टॉलरेंस लेवल यानी कि 2 से 6% के रेंज में अब नहीं रही, उससे एक्सीड कर रही है, 7% अराउंड इन्फ्लेशन चल रही है, जो जनवरी से लेकर अभी तक हमें हमारे टॉलरेंस बैंड को इंक्रीज ही कर रही है, सरपास कर चुकी है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट रेज कर दिए थे बाय अ टोटल ऑफ 140 बेसिस पॉइंट्स इन द करेंट साइकिल, और नाउ बैंक इज वाइडली एक्सपेक्टेड टू रेज बाय अनदर 25 to 50 basis points at the next meeting, जो इस महीने के एंड में होने वाली है। तो फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस कैन कीप इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस firmly anchored and reduce the medium term growth sacrifice। तो यही हमें समझना है कि एक्चुअल में क्या मतलब है इसका। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। देखिए, इन्फ्लेशन होता है अ जनरल प्राइस राइज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने 3 बातें इसमें बोली हैं। जनरल प्राइस राइज मतलब पूरे देश में जनरली हर चीज का प्राइस बढ़ चुका है। इन द सेंस ऐसा हो सकता है कि आप जहां पे रहते हैं वहां पे जो भी शॉपकीपर है, जो भी दुकानदार है, वो जिस रेट पे आपको बेच रहा है वो पहले वाले रेट पे बेच रहा है जो सस्ता ही है। वो इसीलिए हो सकता है कि शायद उनका स्टॉक पहले का खरीदा हुआ हो, वो उसको उसी रेट पे बेचने के लिए सक्षम है। लेकिन जनरली हर जगह पे देश के वो प्राइस बढ़ चुका है। अब दूसरा पार्ट जो है इस डेफिनेशन में वो है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सारे ही गुड्स एंड सर्विसेज का जो रेट है वो बढ़ना पूरे देश में। मतलब अगर खाने का प्राइस बढ़ रहा है तो तेल का प्राइस भी बढ़ रहा है, वेजिटेबल ऑयल्स का भी प्राइस बढ़ रहा है, फ्रूट्स का भी, बाकी कमोडिटीज का भी, जो आप सर्विस अवेल करते हैं, एंटरटेनमेंट के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, हर चीज का प्राइस बढ़ना ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो थर्ड जो पार्ट
है वो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन्फ्लेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कल इन्फ्लेशन थी आज इन्फ्लेशन नहीं है। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक महीने का टाइम या ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल दिवाली के टाइम पे इतनी इन्फ्लेशन थी, इतनी महंगाई थी, इस साल की दिवाली के टाइम पे इतनी इन्फ्लेशन है, तो ऐसे मैनेज किया, ऐसे मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रंट लोडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या फ्रंट लोडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स का मतलब होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, फिर हम डिस्कस करेंगे लिंक क्या है इन्फ्लेशन और फ्रंट लोडिंग में। देखिए, जो टर्म है फ्रंट लोडिंग, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही कम यूज की जाती है। ये एक्चुअल में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स या टेंडर से आती है। तो बेसिकली जब एक कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें वो फ्रंट लोडिंग करता है, मतलब व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फ्रंट लोडेड, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इंसान है वो ज्यादा से ज्यादा अपना कवर करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को इनिशियल पीरियड में ही प्रोग्राम के। आप समझ रहे हैं। देखिए, it is a way of cost distribution throughout a program where contractors try to allocate greater values in the beginning of the program to safeguard their financial strength। अगर हम इस केस में बात करें तो फ्रंट लोडिंग का क्या होगा कि मतलब बहुत अचानक से क्विकली बहुत ज़्यादा आरबीआई क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी बहुत क्विकली, और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा ही लेवल पे इंटरेस्ट रेट रखेगी। जिससे क्या होगा, आपने फ्रंट लोड कर दिया, आप ज़्यादा से ज़्यादा, अब क्या होगा जब भी कोई इंसान आपसे लोन लेगा अब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो सबसे पहले इन्फ्लेशन कब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले तो लोन लेने से ही लोग कतराएंगे। जब लोन लेने से कतराएंगे तो हाथ में इन हैंड कैश कम आएगा, मॉनेटरी सप्लाई कम आएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली अपने आप, जब डिमांड और सप्लाई मैच कर गई, अभी क्या है सप्लाई कम पड़ रही है, डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा है, जब डिमांड कम हो जाएगी अपने आप इन्फ्लेशन कब हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और बात लिखी है कि मीडियम टर्म ग्रोथ सैक्रिफाइस हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट टर्म में तो हम ग्रोथ गिरती हुई देख सकते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन और ग्रोथ का ना थोड़ा 36 का आंकड़ा है, क्यों, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा होती है तो ग्रोथ नीचे गिरने लग पड़ती है, क्योंकि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जो सेंट्रल बैंक है उसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेंगी, उसके लिए उनको लोन चाहिए होता है। जब वो लोन इतना नहीं ले पा रही क्योंकि इंटरेस्ट इतना ज्यादा है जिसपे लोन मिलेगा, तो ऑब्वियसली ग्रोथ कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा भारत में, तो इसीलिए ग्रोथ कम हो गई। अब इसमें भी क्या होगा एक्चुअली कि जब फ्रंट लोड कर दिया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी को तो ग्रोथ शॉर्ट टर्म में तो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है मीडियम टर्म ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं होगा। मीडियम टर्म ग्रोथ सैक्रिफाइस क्यों होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, राइट। लोन के स्टार्टिंग के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे बैंक से इंटरेस्ट लेके। तो जो कहीं इसेंशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो चलेंगी, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट तो करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी इंटरेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पैसा, जितना भी जो बैंक के पास है वो पैसा सफिशिएंट आ जाएगा ताकि वो आगे दूसरों को लेंड करना हो तो वो कर सकें। उनके पास भी जो सप्लाई है मनी की वो कम नहीं होगी बैंक्स के पास, तो क्रेडिट सप्लाई भी मेंटेन रहेगी, तो मीडियम टर्म में ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं करेगी। आई होप आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करें कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसकी मीटिंग इस महीने के एंड में होने वाली है वो एक्चुअल में क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934 का, उसे अमेंड किया गया था फिनेंस एक्ट द्वारा 2016 का। 2016 के फिनेंस एक्ट ने जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट को अमेंड किया तो उनके उस अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई एमपीसी। एमपीसी का कॉम्पोजिशन आपको पता है कि 6 मेंबर्स इसके मेंबर्स होते हैं, बेसिकली मेंबरशिप इज ऑफ 6, और इसमें से जो आरबीआई गवर्नर है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई जो होते हैं वो मेंबर होते हैं, और एक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई वो भी एक मेंबर होते हैं। ये जो तीनों मेंबर्स हो गए आरबीआई के हो गए, है ना। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 3 मेंबर्स हैं 6 में से, वो मोस्टली एक्सपर्ट्स होते हैं, और इन एक्सपर्ट्स को कौन नॉमिनेट करता है, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिनिस्टर को वो कर देगी, नहीं। जैसे कि आशिमा गोयल जी का हम आए दिन इंडियन एक्सप्रेस में कोई ना कोई आर्टिकल और एडिटोरियल पढ़ते रहते हैं, तो आशिमा गोयल जी भी एक एक्सपर्ट हैं,
तो बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनको सरकार नॉमिनेट करती है। तो बहुत सारे देखिए, अब जब एमपीसी की मीटिंग होगी तो मैं आपको डिसीजन मेकिंग पावर वगैरह ये सब भी समझाऊंगी, तो हम तब के लिए इसको रिजर्व करके रखते हैं। पर बाकी बहुत सारी एलिगेशंस ऐसी होती हैं कि सरकार बहुत बार मैनिपुलेट कर सकती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को। पर ऐसा फिर दूसरों का कहना ये होता है, जो काउंटर ऑपोजिशन ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जो यानी कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो प्रेजेंट सिनेरियो में, तो उनके पास एक अपर एज तो रहेगा ही। आरबीआई के पास एक अपर एज रहता है ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जो कास्टिंग वोट है वो बेसिकली किसके हाथ में होता है? आरबीआई गवर्नर के हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपर हैंड उनके पास है। ओके, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। मैं आपको पहले कर्सरी रीडिंग दूंगी इस पूरे इसके, ताकि हमें पता चल जाए एक्चुअल में शी जिनपिंग के ही वर्ड्स में कि उन्होंने क्या कहा है। फिर उन्होंने जो कहा है उसमें कई बातें आप बस पढ़ने के सेक के लिए पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको समझ आए चाहे ना आए, आप उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन आपको ये बातें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, तभी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल सकता है पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो का। Chinese President Xi Jinping on Friday called upon members of the Shanghai Cooperation Organization grouping. उन्होंने सारे शी जिनपिंग ने सारे एससीओ के मेंबर्स को कॉल अपॉन किया है, जो इंक्लूड करता है भारत और रशिया दोनों को ही, कि आप गार्ड करिए अगेंस्ट अटेम्प्ट्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू इंस्टिगेट color revolutions or interfere in their affairs in a veiled criticism of the West. तो इन्होंने क्या कहा है कि सारे हमारे मेंबर्स मिलके एससीओ को खड़े रहें डट कर कलर रेवोल्यूशन के अटेम्प्ट्स जो वेस्टर्न कंट्रीज करती रहती हैं। कलर रेवोल्यूशन क्या होता है, या कलर रेवोल्यूशन एक्चुअली है क्या? देखिए, मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश करती हूँ। ये एक ऐसा टर्म है जो वर्ल्ड वाइड मीडिया यूज करती है इस टर्म को, कलर रेवोल्यूशन को। और अगर मैं क्रूड टर्मिनोलॉजी में बात करूं इसकी, तो क्रूड टर्म्स में इसका मतलब होता है, इसको तब यूज किया जाता है जब हम डिस्क्राइब करना चाहते होते हैं उन तरह की प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को, या उन तरह के मूवमेंट्स को जिसके द्वारा जो एक्सटर्नल कंट्रीज होती है वो अटेम्प्ट करती हैं कि वहाँ की सरकार बदल दी जाए। ठीक है, वहाँ की सरकार बदल दी जाए, या फिर उन लोगों को एक पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ भड़काया जाए, प्रोटेस्ट उनके वहाँ पे ट्रिगर किए जाएं उन्हीं के लोगों द्वारा। तो इसका बैकग्राउंड आपको अभी तक थोड़ा सा समझ आ गया होगा। सोवियत यूनियन का टाइम है, जब सोवियत यूनियन के टाइम पे आपको पता है बहुत सारे जो सोवियत यूनियन के छोटे छोटे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, बहुत सारी और कंट्रीज थी, जो बाल्क रीजन था, तो जितने भी ऐसी कंट्रीज थी, वेस्टर्न कंट्रीज उस टाइम पे क्या कर रही थी, रशिया के खिलाफ उनको भड़काना स्टार्ट हो गई थी। तो इन सारी छोटी छोटी कंट्रीज में बहुत प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई थी, बहुत ओपनली लोगों ने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया था कि हम रशिया का पार्ट नहीं रहना चाहते, सोवियत का पार्ट ही नहीं रहना चाहते, और सब ने ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। तो इन तरह की मूवमेंट्स जो वेस्टर्न कंट्रीज जिनको सपोर्ट करती हैं और आपके इंटरनल अफेयर्स में आके आपके सॉवरेनिटी को इम्पिंच करने की कोशिश करती हैं, शी जिनपिंग ने एक्चुअली इनडायरेक्टली इन तरह की बातों को रोकने के लिए बोला है सारे ही मेंबर्स को। तो बेसिकली ये कह रहे हैं आप ताइवान में, तिब्बत में, जिनजियांग में इन तरह का जो कलर रेवोल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये सारी जो कंट्रीज हैं अपने पेरेंट कंट्री यानी कि चाइना से दूर हो जाए। आप प्लीज ये करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो ठीक है, यही बात इन्होंने बेसिकली कही है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। और एड्रेस करते हुए एससीओ समिट को मिस्टर शी ने ये भी बोला है कि जो ऑब्सेशन है वेस्टर्न कंट्रीज का टू फॉर्म अ स्मॉल सर्कल। अब देखिए, जब भी कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे या फिर इन तरह की समिट्स पे कोई भी बात बोली जाती है ना, कोई सीधा सीधा नहीं बोल देता जी आप क्वाड मत बनाइए या यूएसए घटिया देश है, ऐसा नहीं हो सकता। यू ऑफ कोर्स यू टॉक इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज, वेरी वेरी हिडन एंड वेरी वेरी शार्प लैंग्वेज। तो जब ये कह रहे हैं ऑब्सेशन जो है वेस्टर्न कंट्रीज का फॉर फॉर्मिंग अ स्मॉल सर्कल, तो इस जगह स्मॉल सर्कल से मतलब है क्वाड, जो यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ग्रुप है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि इन तरह के ग्रुप्स को नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक इस तरह का सबको मिलके एससीओ के सारे मेंबर्स को मिलके काम करना चाहिए, ताकि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर क्रिएट कर सकें। इन तरह के छोटे छोटे सर्कल्स बनाने में ना अपना टाइम व्यतीत करिए। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इनफैक्ट एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे आपको देखने, अच्छा क्या बोलूँ, पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम ऑफर करते हैं कि हम 2000 सिक्योरिटी पर्सोनल को ट्रेन करेंगे, जितने भी एससीओ
कंट्रीज हैं उनके, और हम होस्ट करेंगे चाइना SCO बेस फॉर ट्रेनिंग काउंटर टेररिज्म पर्सोनल। तो बेसिकली पाकिस्तान को ही जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उन्हीं को काउंटर टेररिज्म भी सिखाया जाएगा यहाँ पे। वेल, जोक्स अपार्ट, द वर्ल्ड टुडे इज नॉट अ पीसफुल प्लेस। तो इनका ये कहना है शी जिनपिंग का कि आज जो पूरी दुनिया है वो एक्चुअल में एक पीसफुल जगह नहीं रही है। जो राइवलरी जिस तरह की दो सेट्स ऑफ पॉलिसी चॉइसेस के बीच में है, एक यूनिटी है एक तरफ और एक है डिविजन, एक कॉपरेशन है एक तरफ, फिर एक जगह कॉन्फ्रंटेशन है, ये ज्यादा से ज्यादा और अक्यूट यानी कि गंभीर होती जा रही है। तो इस तरह की चीजों को रोकना चाहिए हमें। SCO को यानी कि इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लेना चाहिए, इनिशिएटिव को अपने हाथ में लेना चाहिए, स्टेप अप कर देना चाहिए, इस वर्क को जो एक्सपैंड करने की कोशिश करे, कॉपरेशन को, और इफेक्टिव फोर्स फॉर इंटरनेशनल इक्विटी एंड जस्टिस। तो यही इनका कहना है। और इन्होंने बहुत यहाँ पे अगर हम करें, अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट इनकी पढ़ें तो ये लिखा है, वी शुड गार्ड अगेंस्ट अटेम्प्ट्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू इंस्टिगेट कलर रेवोल्यूशन, jointly oppose interference in other countries' internal affairs under any pretext, and hold our फ्यूचर फर्मली इन आवर ओन हैंड्स। हम कैसे अपने देश के साथ डील करेंगे, हम ताइवान में इन्वेजन करें, कुछ भी करें, वो हमारा इंटरनल मैटर है, आप आके हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है। इनका बेसिकली सीधी सीधी बात बोले तो ये मतलब है। श्रीलंका सेट टू रिवाइव एंड अपग्रेड FTA विद इंडिया, रनिल। देखिए श्रीलंका ने क्या कहा है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट यानी कि रनिल विक्रम सिंह जी ने कहा है कि हम रिवाइव करेंगे FTA को, मतलब बेसिकली हम अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को जो हमारा इंडिया के साथ ऑलरेडी साइंड है। किसमें? सेपा में, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। बेसिकली इन्होंने टेक्नोलॉजिकल भी लिखा है, मैं बताऊंगी इन्होंने ये चीज़ क्यों लिखी है। और यही बोला है कि हम विलिंग हैं कि इस तरह का पैक्ट को बनाएं। अब देखिए ये इसका अपग्रेडेशन की बातचीत 2018-19 में शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। और देखिए यहाँ पे वैसे तो सेपा ही है, लेकिन सेपा का ही ये एक तरह से इसको इकोनॉमिक और टेक्निकल कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी बोलते हैं, ETCA, बट दे आर द सेम, वन एंड द सेम थिंग, ओके। एंड बोथ वर्जन ऑफ द प्रपोज्ड डील स्पार्क्ड ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम श्रीलंका। देखिए एक्चुअल में अभी तक साइन क्यों नहीं हो पाया है या अपग्रेड क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस मिली है श्रीलंका के लोगों द्वारा। क्योंकि श्रीलंका के लोगों को ये डर है अगर FTA साइन हो गया, अभी मैं आपको बताऊंगी, अभी आपको समझ आ जाएगा FTA से वहाँ के लोगों को कैसे डर हो सकता है कि वहाँ की जॉब्स चली जाएंगी श्रीलंका की और उन्हें कंपटीशन फेस करना पड़ेगा इंडिया से। इसका डायरेक्ट लिंक है, हमने क्यों साइन नहीं की है बहुत सारी ऐसी FTAs अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ के किसानों को, बहुत सारे डेयरी फार्मर्स को भी बहुत तरह की ऐसी उन्हें भी इन तरह की इनसिक्योरिटीज हैं कि FTA साइन होने से इन तरह की कंट्रीज के साथ हमारी जॉब्स चली जाएंगी, हमारा लाइवलीहुड हिट होगा। तो इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो जो करंट इंडो श्रीलंकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है यानी कि ISFTA, ये 2000 में इट केम इनटू इफेक्ट, और उसके बाद बहुत सारी बायलैटरल डिस्कशंस हुई हैं इस बात पे, और हमें अपग्रेडेड वर्जन पे लेके जाना है इसको, ये बात भी हमें पता है। इनफैक्ट मिस्टर विक्रम सिंह भी पहले प्राइम मिनिस्टर जब हुआ करते थे, 2015 की बात बता रही हूँ और 2019 की, तब भी बहुत अटेम्प्ट किए गए थे कि इस तरह के अपग्रेडेड ट्रेड पैक्ट को साइन कर लिया जाए, बट द अटेम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल। नाउ वी हैव टू लुक एट वन इशू। पहला ये है कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है। देखिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक ऐसा अग्रीमेंट है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में अग्री करती हैं कि हम एक दूसरे के कमोडिटीज को या फिर सर्विसेज को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरे की कंट्रीज में, उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड टर्म्स पे ट्रीट करेंगे या फिर टैरिफ कंसेशंस देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली कहीं कहीं कमोडिटीज पे तो बिल्कुल आप जीरो टैरिफ लगा देते हो कि हम इस पे किसी भी तरह की ड्यूटी लगाएंगे ही नहीं, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर कहीं उस पर बिल्कुल आप लगा देते हो 0.1% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, इन तरह की चीजें जिससे आप ट्रेड प्रेफरेंस दे रहे हो। जी हाँ, आप और हम दोनों की कंट्रीज काफी क्लोज हैं, वी आर इन वेरी गुड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड लेट्स मेक द ट्रेड इजी बिटवीन अस। तो इस तरह का जो मामला है उसे हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, फ्रीली ट्रेड करने की जहाँ पे परमिशन मिलती है। लेकिन जैसे कैच हियर, एक नेगेटिव लिस्ट भी प्रिपेयर की जाती है, अगर आपको पता हो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में
जिसमें उन तरह की सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को मेंशन किया जाता है जिसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो टर्म्स हैं, जो जीरो ड्यूटी वगैरह भी अगर आप कहीं कमोडिटीज पे लगा रहे हैं, वो इन प्रोडक्ट पे, इन सर्विसेज पे नहीं एप्लीकेबल होंगी। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना कि क्यों मतलब ऐसा होता है कि नेगेटिव लिस्ट क्यों प्रिपेयर की जाती है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप सपोज करिए भारत का टी, ठीक है, भारत में टी की जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी फेवरेबल है। हमारी टी बहुत जगहों पे जाती है, एक्सपोर्ट करते हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जब कोई कंट्री, आपको पता है असम में, तमिलनाडु में, इन जगहों पे टी कल्टीवेशन बहुत ही स्ट्रांगली किया जाता है और हमारे पास बहुत सरप्लस होता है। तो हमारी टी इतनी फेमस है, यानी कि चाय पत्ती इतनी फेमस है कि बाकी कंट्रीज़ में जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, काफ़ी मतलब हमें काफ़ी फ़ायदा होता है एक्सपोर्ट पे। तो हम उस पर, हम नहीं चाहते कि बाकी उनको बिल्कुल भी छेड़ा जाए। तो अगर अब फॉर एग्जांपल भारत और बांग्लादेश एक नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एफटीए की, तो भारत ने कहा जी प्लीज हमारी टी को बिल्कुल मत छेड़िएगा, ये ऑलरेडी हमको यहाँ से काफी फायदा होता है, इसमें हमें कोई फेवरेबल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए आपकी कंट्री से, मतलब किसी तरह की ऐसी चीज मत करिएगा जिससे हमारे कोई लॉस हो जाए। तो बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश भी अपनी एक नेगेटिव लिस्ट प्रिपेयर करेगा। बांग्लादेश करेगा जी हम क्लोथिंग में ना, क्लोथिंग में, टेक्सटाइल्स में बड़ा आजकल हमने मार्केट हमारी अच्छी चल रही है। इनफैक्ट यूएसए भी हमसे कारपेट्स मंगवाता है, टेक्सटाइल्स मंगवाता है, तो हम टेक्सटाइल्स को मत छेड़िए। ऑलरेडी बहुत फेवरेबल टर्म्स में हम इंडिया में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको नहीं छेड़ेंगे, हम आपका टी नहीं छेड़ेंगे, आप हमारा टेक्सटाइल्स मत छेड़िए। तो ये नेगेटिव लिस्ट एफटीए में प्रिपेयर की जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमें देखना है कि सेपा, सेपा में क्या होता है और कैसे सेपा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेपा इज अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट ओनली, ओके, जो कवर करता है हर तरह की नेगोशिएशन जो ट्रेड के मामलों में हो सकती है, सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो वो है वो सीमित सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ड्यूटीज कम करने में या कंसेशंस में तक नहीं सीमित रहती। आप ट्रेड फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं, आप कस्टम्स डिपार्टमेंट है, दोनों के कस्टम्स डिपार्टमेंट कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर जितने भी मामलात हैं उसमें आप कोऑपरेट करेंगे, या इन तरह की चीजें भी आप करते हैं। इनफैक्ट आप रेगुलेटरी एस्पेक्ट जो है ट्रेड का, वो भी यू स्टार्ट यू एक्चुअली लुक इनटू द रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड एज वेल, सो यू गो वन स्टेप अहेड। अगर हम रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए आप सपोज करिए अगर ऐसा है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात लें, तो ऐसा कहीं हो रहा है, जैसे मैंने ये कंपटीशन की बात करी, ऐसा हो रहा है कि मेरे कुछ प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने की वजह से वही वाला प्रोडक्ट जो बांग्लादेश के खुद के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, छोटे छोटे से जो बिजनेसेस होल्ड करते हैं वहाँ पे, उनका फिर वो कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। अगर वो इतना ही सस्ता वहाँ पे ट्रेड आपने बिल्कुल जीरो कर दी, ड्यूटी जीरो लगा दी, तो उनके वहाँ पे जब कंट्री में वो प्रोडक्ट बिकेगा तो बहुत ही सस्ता बिकेगा मार्केट में, राइट, क्योंकि आप इंपोर्ट ड्यूटी तो लगा ही नहीं रहे ना, एक फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रहे हो उनके प्रोडक्ट्स को भारत के। तो बांग्लादेश में जो जो खुद के वहाँ के जो लोग हैं वही सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब वो उसको मार्केट में बेचेंगे उनका प्रोडक्ट कौन लेगा। तो जब इस तरह का कंपटीशन उन्हीं लोगों को हार्म करने लग पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, उन्हीं की लाइवलीहुड के क्राइसिस का रीजन बन जाता है, तो इन तरह की चीजों को रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का कोई कंपटीशन किसी के पेट पे लात ना मारे, तो इस तरह का रेगुलेटरी एस्पेक्ट भी सेपा में बहुत ध्यान से रिसर्च करके इन बातों पे भी अग्री किया जाता है कि किसी को भी, किसी भी कंट्री को हार्म ना हो इस तरह की इकोनॉमिक पार्टनरशिप की वजह से। So let's move on to another article. Okay, she asks Pakistan to protect Chinese citizens' businesses. देखिए ये बहुत ही important है, हम बहुत दिनों से ऐसा देख रहे हैं कि इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि बहुत सारे अटैक्स ऐसे हुए हैं जो सेपा के जो ये इनफैक्ट जो इनका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक जो है, सीपेक के तहत जितने भी चाइनीज ऑफिशियल्स वहां जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, हाईवेज, ये सब कुछ बना रहे हैं, तो वहां पे कोई अटैक हो जाता है। इनफैक्ट कहीं कहीं टेररिस्ट अटैक्स में भी बहुत सारे चाइनीज लोग मर गए हैं, और कहीं ना कहीं तो ब्रिज भी कोलैप्स हो गया है। तो चाइनीज लोग जो वहाँ काम करने जाते हैं या फिर कोई जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी डेथ हुई है बहुत रिसेंटली। तो इसका मतलब क्या है,
किसके शोल्डर्स पे इस चीज़ का बर्डन आता है? ऑब्वियसली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ की सरकार है। मतलब आप एक सेफ हार्बर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं ना। आपके यहाँ पे एक तो हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं, तो आप हमारे लोगों की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे। तो देखिए बहुत डोमेस्टिक प्रेशर है चाइना के ऊपर, मतलब शी जिनपिंग के ऊपर। जो चाइनीज पब्लिक है वो काफ़ी डोमेस्टिकली प्रेशर डाल रही है कि हमारे वहाँ के लोग क्यों, आप क्यों पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहे हो। वो तो उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता हमारे लोग वहाँ पे जी रहे हैं, मर रहे हैं या काम करके वहाँ पे उनके साथ कुछ हो रहा है, सेफ्टी तो प्रोवाइड करते नहीं वो। तो इसीलिए उनका बहुत ज़रूरी था। और ये चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि शी जिनपिंग बोलेंगे, लेकिन उन्होंने पब्लिकली मतलब ये चीज़ बोली है पाकिस्तान को कि आप सॉलिड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए चाइनीज सिटीजन्स को जो या फिर वहाँ आते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस को जो वहाँ पे रन कर रहे हैं, अमिड कंटिन्यूइंग कंसर्न्स ओवर देयर सेफ्टी आफ्टर अ नंबर ऑफ अटैक्स। ये चीज़ आपको पता है। और और इनफैक्ट मिस्टर शरीफ ने एक्सेप्ट कर ली है, मिस्टर शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, उनको एक इनविटेशन दिया गया था शी द्वारा कि वो विजिट करें चाइना में नवंबर में। तो उन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली है, तो शहबाज शरीफ जी नवंबर में जाएंगे वहाँ पे। और ये इससे ये पता चलता है कि शायद फर्स्ट ओवरसीज विजिट हो सकती है जो मिस्टर शी होस्ट करेंगे पाकिस्तान, मतलब किसी भी कंट्री को होस्ट करने में पाकिस्तान पहला ऐसा देश बनेगा जो शी होस्ट करेंगे जब वो अपना थर्ड टर्म यानी जेनसेक के रूप में, जो अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के वो थर्ड टर्म मिलने वाला है उनको कांग्रेस में, जो अक्टूबर में मिल जाएगा। इट इज़ अ डन डील। मैंने इस बात पे तो मिलेगा नहीं मिलेगा सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। इट बिलोंग्स टू शी बिकॉज शी हैज़ मेड थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उसके बाद पहली चीज़, जो पहला इंटरनेशनल समिट ऐसा जो इंटरनेशनल एक मीटिंग जो होस्ट करेंगे शी, वो शहबाज शरीफ के साथ होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको चीज़ जाननी है वो ये है, no matter how the international situation evolves, China and Pakistan are always each other's trustworthy strategic partners। ये मिस्टर शी ने अपने ही शब्दों में बोला है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, उन्होंने दे हैव कोटेड मिस्टर शरीफ एज हाईलाइटिंग द सीरियस ह्यूमन राइट सिचुएशन इन कश्मीर। उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर में बहुत ही दिक्कत चल रही है, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती भारत ने वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, बड़ा गलत करते हैं उनके साथ, आर्टिकल 370 भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो मतलब इस तरह से पाकिस्तान जो है इंडिया के खिलाफ चाइना के साथ बातचीत करता रहता है। और उन्होंने चाइना को थैंक किया है, उनका जो प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, प्रिंसिपल्ड तो कहीं से नहीं, मेरे को लगता चाइना को कोई भी स्टैंड है वो पाकिस्तान को फेवर ही करते हैं। खैर जो भी उन्होंने थैंक किया है कि आपका कश्मीर के मुद्दे पे जो प्रिंसिपल स्टैंड है वो बहुत लाजवाब है, यू शुड मेंटेन दैट। ऑलराइट, अब देखिए हमें इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत बहुत, अगर मुझे टाइम मिला अभी अभी की वीडियो में तो फिर मैं ये दो आर्टिकल्स भी डिस्कस करूंगी, लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। आई आई कैन बेट कि ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। यू जस्ट लर्न देम, रटोफाई देम, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट दिस इन योर हेड कि ये जो बिग 7 कैट्स हैं, इसके ऊपर सब कुछ आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके सिग्निफिकेंट फीचर्स पता होने चाहिए। ऑलराइट, तो इसीलिए हम थोड़ा सा कहीं कहीं टर्मिनोलॉजीज आपको यहाँ पे भी समझ नहीं आ सकती, तो हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, जो चीता है वो वर्ल्ड के 7 बिग कैट्स में से 5th नंबर। देखिए इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ऑलरेडी 4 बिग कैट्स हैं, ठीक है। इसमें ये कौन कौन सी है, टाइगर हमारे यहाँ पे है भारत में, लायन हमारे पास है, लेपर्ड हमारे पास है, और स्नो लेपर्ड भी हमारे पास है। तो अब 5वीं जो बिग 7 में से हमारी कंट्री में आ रही है वो चीता आ रहा है, ठीक है। तो 5 बिग 7 का मेंबर हमारे भारत में पाया जा सकता है। तो ये बिग 7 की अगर हम बात करें, ये जो इनके जीनस है वो 3 जीनसेस में मतलब लाए करती हैं ये सारी कैट्स। एक है पैंथेरा, एक है प्यूमा, एक है एसिनोनिक्स। तो इन तीनों को हमें देखना है एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर हम जीनस पैंथेरा की बात करें तो ये जीनस जो है ये किस तरह के स्पीशीज को कंटेन करता है, हम देख लेते हैं। देखिए इसमें जो जीनस पैंथेरा में जो कैट्स इन्वॉल्व हैं वो बहुत ही लार्ज वाइल्ड कैट्स होती हैं जो रोर करती हैं, यानी कि दहाड़ती हैं पर पर नहीं करती। पर समझते हैं आप क्या होता है? अगर आपके पास कैट है जो पेट है, या फिर आपने वैसे भी कभी कैट्स को ऑब्जर्व किया हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो एक सॉफ्ट लो वाइब्रेटिंग साउंड निकालती है। मतलब आई कैन नॉट डू दैट, पर वो एक सॉफ्ट, एक जैसे कभी वो बहुत ही किसी चीज़ को अप्रूवल दे रही है कि आपने खाना खाना आपने रख दिया, तो एक अप्रूवल देते हुए एक साउंड निकालेगी, वाइब्रेटरी साउंड। जब उनका एक्चुअली जो ग्लोटिस है यानी कि जो उनका लैरिंग्स है वो ब्रीथ करते हैं तो बाहर निकालते हुए एक आवाज़ प्रोड्यूस करता है उनका, तो उसे पर कहते हैं, जो बिल्लियाँ ही निकाल सकती हैं, या कभी कभी तो डॉग्स भी थोड़ा बहुत। पर ये तरह के इतने बड़े बड़े एनिमल्स पर नहीं करते। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पैंथेरा के जो एनिमल्स हैं
दे डू नॉट पर बट दे रोर, वो दहाड़ते हैं, वो इतनी सॉफ्ट टोन नहीं निकालते। अगर हम बात करें इसमें से लायन, लेपर्ड और जो जैगवार है वो दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर अदर स्ट्रैंड हैज द टाइगर एंड स्नो लेपर्ड, बचे हुए कितने हुए देखिए, है क्या क्या इसमें, टाइगर है, लायन है, जैगवार है और लेपर्ड है और ये स्नो लेपर्ड है। तो ये जो 5 है ये चीज आपको याद रखनी है, 5 तो पैंथरा में ही आ जाते हैं, 6-7 बचे हुए जीनस में आ जाएंगे, छठा और सातवां, ठीक है। अगर हम एक बात करें, एक एक्सेप्शन भी है इसमें, एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, जो रोर नहीं करता, जो पैंथरा के जीनस को बिलोंग करता है पर दहाड़ता नहीं है, वो है स्नो लेपर्ड। सो दिस इज एन एक्सेप्शन दैट यू मस्ट रिमेंबर। तो अगर हम बात करें अगर टाइगर की, तो टाइगर का अगर हम साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा यानी कि पैंथरा इसका जीनस होगा, टिग्रिस इसकी स्पीशीज होगी, यही होता साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका, ठीक है। तो देखिए साइंट आप समझ रहे होंगे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्लीज उठा के देखिए सारे पेपर्स वगैरह, आपको पता चल जाएगा किस तरह के साइंटिफिक नेम्स, कौन कौन से इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज, बटरफ्लाइज के सबको सब कुछ मिल जाएगा आपको, एक प्लीज उठा के एक बारी कभी देखने की कोशिश करिए। इसीलिए आई पे emphasis on these kind of things. I seriously and very genuinely want you to understand what is important, what is not. Stop paying attention to nonsensical stuff which would never, you would never actually get to see them in your paper. Just keep that straight in your head. साइज अगर हम बात करें पैंथरा टिग्रिस की, 75 से 300 किलो तक का इनका वेट हो सकता है। स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट, IUCN स्टेटस सबका आपको पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड है टाइगर, और आपको पता होगा एलिफेंट भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि जिम कॉर्बेट ने टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया था, लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज, मतलब बहुत करेजियस ऑब्वियसली, और सॉलिटरी। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि जो टाइगर है वो सॉलिटरी रहता है, यानी कि अकेला रहना पसंद करता है, वो ग्रुपों में झुंडों में नहीं आपको कभी भी दिखेगा, ठीक है। तो जैसे एलिफेंट जो होते हैं वो सॉलिटरी नहीं होते, सोशल एनिमल होता है, वैसे ही जो लायन है वो सोशल एनिमल होता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए टाइगर सोशल एनिमल नहीं है, इट इज अ सॉलिटरी एंड स्ट्रांगली टेरिटोरियल टाइगर, मतलब स्ट्रांगली टेरिटोरियल होता है, ठीक है। पैंथरा टिग्रिस की बात कर रही हूँ। वैसे तो मैं बता दूं कि टाइगर्स भी स्विम वाले भी आपको मिल जाएंगे, पर मोस्टली दे आर मतलब स्विम करते भी टाइगर्स आपको बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं कभी भी, पर वैसे दे आर मोस्टली टेरिटोरियल। ओके, अगर हम पैंथरा टिग्रिस की बात करें तो ये अगर हम बात करें, और टाइगर सबसे लार्जेस्ट है सारी वाइल्ड कैट्स में से, और सबसे एंशियंट एनिमल भी है पैंथरा में से, ठीक है। तो ये चीज, 2 वर्ड्स आपको ये भी याद रखने हैं। और प्राइमरली ये एक फॉरेस्ट एनिमल है जिसकी रेंज कहाँ है, साइबेरियन टाइगा टू सुंदरबन डेल्टा। तो ये भी मतलब ठंड से ऊपर से लेके बिल्कुल ताइगा से लेके आप डेल्टा वाले रीजन में, जो मॉइस्ट रीजन है उसमें भी देख सकते हैं। और ये नेशनल एनिमल कौन कौन से देशों का है, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया और साउथ कोरिया। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। अगर हम लायन की बात करें तो पैंथरा लियो, ये भी आपको पता है इसका साइंटिफिक नेम। अगर हम साइज की बात करें तो 100 से 250 किलो का इसका वेट होता है। स्टेटस वल्नरेबल, लायन इज वल्नरेबल, ओके। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मतलब टाइगर से एक लेवल नीचे, मतलब एक लेवल कम खतरा है इसको टाइगर से, टाइगर थोड़ा ज्यादा खतरे में है। तो अगर हम बात करें लायन, ये कहाँ नेटिव है, ये दे आर नेटिव टू अफ्रीका एंड एशिया। एशियन लायंस वगैरह आपको गिर फॉरेस्ट रिजर्व तो पता ही होगा, जो गुजरात में है। तो ये एशिया और अफ्रीका के लिए नेटिव है। और जो लायन है वो सोशल कैट है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता होगा ये लोग शिकार वगैरह भी साथ में चलते हैं बहुत टाइम तक, ये सब कुछ पता है आपको, राइट। और अगर हम बात करें, ये दे लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स, दिस इज ऑल्सो समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। एंड दे प्रेफर ओपन फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट को प्रेफर करते हैं, जैसे स्क्रब लैंड। इसीलिए तो अफ्रीका के इतने सारे जो स्क्रब एरियाज हैं जिसमें दूर दूर तक पेड़, एक एक आपको खड़ा हुआ अकेला पेड़ दिख जाता है, वरना पेड़ है ही नहीं दूर दूर तक, बस मिट्टी मिट्टी है। तो इन तरह के स्क्रब लैंड्स में भी बहुत देखा जाता है, मतलब सवाना कह रही हूँ बेसिकली मैं अफ्रीका की। तो स्क्रब लैंड्स में भी छोटे छोटे जो ग्रासों वाले एरिया होते हैं। और जो एडल्ट मेल्स हैं दे हैव अ प्रोमिनेंट मेन। मेन क्या होता है, ओके लेट मी शो। ये मेन देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं इतने सारे, ये जो पूरा एक क्राउन सा होता है इसका बालों का, जो मेल्स में ही होता है, फीमेल्स तो नहीं होते ना, फीमेल्स के थोड़ा होता है ये मेन, तो ये होता है इनका प्रोमिनेंट मेन, ओके। और जो लायन है इट इज अमंग द मोस्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एनिमल सिंबल्स। ऑब्वियसली आप अशोका के स्तंभ पे भी देख सकते हैं, और मेन एंट्रेंस भी देख सकते हैं बकिंगम पैलेस का, ये सब कुछ आपको पता है।
जैगवार पैंथेरा ओंका, तो जैगवार का भी साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, पैंथेरा ओंका इसका साइंटिफिक नेम है। इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड, ओके, नियर थ्रेटेंड स्टेटस है जैगवार का, एंड इट इज द लार्जेस्ट कैट इन द अमेरिकाज। जैगवार तो यहाँ पे है ही नहीं ना, मोस्ट प्रॉब्ली शायद इंडिया में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हाँ जैगवार इज नॉट देयर इन इंडिया। तो ये बेसिकली अमेरिका के लिए नेटिव है। और जो जैगवार है इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बाइटिंग फोर्स होती है सारी वाइल्ड कैट्स में से, बिग 7 में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बाइटिंग फोर्स जिसका है वो जैगवार का है। तो दे सो मच सो दैट दे कैन बाइट डायरेक्टली थ्रू द स्कल ऑफ इट्स प्रे, मतलब आप सोच सकते हैं स्कल पे सीधा वो बिल्कुल काट लेते हैं। और मेलेनिस्टिक यानी कि जो ब्लैक जैगवार्स हैं वो काफ़ी कॉमन है, इसीलिए हम इन्हें ब्लैक पैंथर्स भी कहते हैं, जो ब्लैक जैगवार्स होते हैं। और jaguar was a powerful motif in the Mayan and Aztec civilizations. Okay. लेपर्ड की बात करें तो पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस आप देख सकते हैं लेपर्ड में पार्ड आ रहा है, तो इट इज पैंथेरा पार्डस इसका साइंटिफिक नेम है। इसका स्टेटस है वल्नरेबल। और अगर हम बात करें, ये सिमिलर है बहुत ही ज़्यादा अपेरेंस में जैगवार के साथ। और इसकी जो रोजेट पैटर्न कोट है, आप देख सकते हैं रोजेट क्या होते हैं, छोटे 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 डॉट्स, ये देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स ऑन द फॉन कलर्ड स्किन, है ना, तो ये रोजेट पैटर्न है। तो ये बिल्कुल सेम है लेपर्ड और जैगवार में। और जो लेपर्ड को डिस्क्राइब किया गया था जिम कॉर्बेट द्वारा, उन्होंने कहा था द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल एनिमल्स फॉर इट्स ग्रेस ऑफ मूवमेंट एंड ब्यूटी ऑफ कलरिंग। तो सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल है सारी बिग कैट्स में से, सबसे ज़्यादा अडेप्टेबल अगर कोई एनिमल है वो है लेपर्ड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि ये ऑक्यूपाई करते हैं डाइवर्स हैबिटेट्स को, मतलब हर तरह के ऑल्टीट्यूड में ये रह सकते हैं, अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज वगैरह में भी रह सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ब्लैक जैगवार्स को ब्लैक पैंथर्स बोला जाता है, ब्लैक लेपर्ड्स को भी ब्लैक पैंथर्स ही बोला जाता है। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करें, देखिए स्नो लेपर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्नो लेपर्ड के लिए हमने स्पेशल बहुत सारे हम समिट्स वगैरह भी करते हैं, आपको पता होगा, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं साथ में मिलकर, और जो रेंज कंट्रीज हैं स्नो लेपर्ड का। तो पैंथेरा आंकिया आपको ये पता होना चाहिए, वल्नरेबल कैटेगरी में है स्नो लेपर्ड, ये आपको पता ही होगा। एंड दिस इज नोन एज गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, आपको बताऊंगी अभी क्यों। गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स, और दिस स्मोकी ग्रे कैट लिव्स अबव द स्नो लाइन इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, जैसे मैंने अभी साउथ एशियन बताया था आपको। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान वगैरह में भी बहुत मिलते हैं ये। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेइश कलर की टोन होती है इनकी, दे आर नॉट एक्चुअली फोनिश, दे आर ग्रे। और ये देखिए बहुत इल्यूजिव एनिमल है इन द सेंस, गोस्ट इन द सेंस बेसिकली बहुत जल्दी छुप जाते हैं और माउंटेन्स में रहते हैं, बहुत देखना इनको बहुत मुश्किल है, पता है, बहुत ही मुश्किल से कभी कोई इनको कैप्चर कर सकता है मतलब देखने के लिए। तो दे आर द मोस्ट इल्यूजिव ऑफ बिग कैट्स, और ये रोर नहीं कर सकते जैसे हमने एक्सेप्शन पढ़ा था। और इनकी सबसे बड़ी टेल है, दे हैव द लॉन्गेस्ट टेल ऑफ ऑल। और ये क्यों है, आपको बहुत, अगर आप कभी बहुत डिस्कवरी वगैरह के शौकीन हैं, या आपने बचपन में कभी टाइम व्यतीत किया है, बिकॉज आई फॉर वन बिलोंग टू द कैटेगरी जिसने, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, जो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, देयर वी यूज टू गेट लॉट ऑफ सच ग्लिम्पसेस। तो वहाँ पे मतलब ऐसे स्नो लेपर्ड्स क्या करते हैं, बेसिकली जो टहनियाँ होती हैं, जो बर्फ वाली टहनियाँ होती हैं इतनी सारी, और वहाँ पे तो उससे लटक जाते हैं अपनी टेल के, इतनी लंबी टेल के माध्यम से। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड करते हैं वो क्लिफ्स से लटकने के लिए, जो उनकी टेल होती है। और ऊपर से जो ये टेल है कभी कभी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, बिल्कुल खुद को लपेट लेते हैं उससे, जिससे इतनी ठंड में उनको वार्मथ मिलती है खुद ही के टेल की वजह से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और स्नो लेपर्ड स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल का, ये भी आपको पता होना चाहिए। लद्दाख का तो आपको पता ही होगा, बट हिमाचल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं जीनस पैंथेरा के, पांचों हमने स्पीशीज डिस्कस कर ली, अब हम देखते हैं जीनस प्यूमा। तो जीनस प्यूमा इज क्लोजली रिलेटेड टू द डोमेस्टिक कैट, जो आपके घरों में बिल्लियां होती हैं जो हम देखते हैं, वो डोमेस्टिक कैट से बहुत क्लोजली रिलेटेड है जीनस प्यूमा। तो ये जीनस हैज ओनली वन एक्सटेंट स्पीशीज, द काउगर। तो काउगर आपको पता होना चाहिए, इसका साइंटिफिक नेम है प्यूमा कॉन्कलर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका स्टेटस है लीस्ट कंसर्न, और ये सेकंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिकाज की, और जैगवार इज द लार्जेस्ट। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। काउगर्स आर कॉल्ड माउंटेन लायन और या फिर पैंथर अक्रॉस देयर रेंज फ्रॉम द कैनेडियन यूकॉन टू सदर्न एंडीज।
कॉन्कलर इज लेटन ऑफ यूनिफॉर्म कलर, इसका यूनिफॉर्म कलर होता है, इस पे कोई आप रोजेट वगैरह ऐसे बहुत प्रोमिनेंटली नहीं देख सकते। तो इसके बिल्लियों के ऊपर कौन सा आपने कुछ देखा है? जो हमारे घर की जैसी बिल्लियां होती है उतनी ही होते हैं, इतने बड़े भी नहीं होते ये लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 40 से 100 किलो तक का इनका वेट है। जीनस एसिनोनॉक्स, तो देखिए एक बहुत ही यूनिक जीनस है कैट फैमिली में, और इसका सिर्फ एक ही लिविंग मेंबर है जो है चीता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चीता का जो हम देखें अगर कि साइंटिफिक नेम क्या है, इट इज एसिनोनॉक्स जुबैटस, और इसका साइज देखें तो 20 से 70 किलो तक का इसका वेट है। स्टेटस देखें तो वल्नरेबल है, तो स्नो लेपर्ड का भी वल्नरेबल है और चीता का भी वल्नरेबल है, टाइगर का एंडेंजर्ड है। ये सब कुछ आपको याद रखना है। तो फास्टेस्ट लैंड मैमल, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि चीता जो है फास्टेस्ट लैंड मैमल है, एंड इट इज द ओनली कैट विदाउट रिट्रैक्टेबल क्लॉज। अभी मैं बताती हूँ रिट्रैक्टेबल क्लॉज क्या होता है। द ग्रिप हेल्प्स इट एक्सेलरेट फास्टर देन अ स्पोर्ट्स कार, मतलब ये स्पोर्ट्स कार से भी बहुत तेजी पे आप देख सकते हैं कितनी तेज ये रन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में रिट्रैक्टेबल क्लॉज क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ कैसे हेल्प करते हैं। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। अगर आप डोमेस्टिक कैट्स को देखेंगे तो वो क्या करती हैं बेसिकली, आपने कभी सोचा है कि वो अगर घर पे चल रही हैं तो किसी मैट में या हर चीज़ में उनके वो क्लॉज क्यों नहीं अड़ जाते, यानी कि जो उनके नेल्स होते हैं आगे के पॉज में से जो निकल रहे होते हैं ये अटकते क्यों नहीं रहते हर चीज में, है ना? तो क्योंकि जो उनके क्लॉज होते हैं ना वो रिट्रैक्टेबल होते हैं, मतलब वो पीछे एक शीथ होती है, उनकी पॉज के अंदर शीथ होती है, कवरिंग होती है, जिसके अंदर वो अपने इन नेल्स को अंदर लेके चले जाते हैं जब वो चल रहे होते हैं, ताकि हर जगह वो अटके ना। तो जब उन्हें हमला करना होता है, किसी ऐसी चीज करनी होती है, तभी वो सिर्फ उसको निकालते हैं। तो इसीलिए, लेकिन अगर हम बात करें चीता की, तो इट इज द ओनली कैट विदाउट रिट्रैक्टेबल क्लॉज। सबके जो क्लॉज होते हैं वो रिट्रैक्टेबल होते हैं, लेकिन चीता के पास रिट्रैक्टेबल क्लॉज नहीं होते। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक भ्रम जो है कि चीताज बहुत ही अग्रेसिव होते हैं ह्यूमंस की तरफ, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट अग्रेसिव टूवर्ड्स ह्यूमंस, और इनफैक्ट आपको तो पता है दे हैव बीन टेम्ड सिंस द सुमेरियन एरा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और ये बहुत ही कैप्टिविटी में इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं जी पाते, ब्रीड नहीं कर पाते, तो इट्स नॉट वेरी इजी, कैप्टिविटी में रहना इनके लिए बहुत ही मुश्किल है। एंड चीताज आर नॉट बिग, एज यू कैन सी दे आर ऑल्सो नॉट वेरी हैवी, और बिग भी नहीं है। दे हंट ड्यूरिंग द डे, और ये दिन में क्यों हंट करते हैं, ताकि जो इनकी और भी बड़ी बड़ी कैट्स हैं जो इनसे भी भारी भारी हैं, जो इनको हमला कर सकती हैं, इन तरह की कैट्स के साथ कंपटीशन ना हो, इनके पास प्रे का आराम से इनको जो खाना है वो मिल जाए, हंट करें और खा लें। ऑलराइट, तो अब हम इंडियन एक्सप्रेस के फटाफट से जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि हम द हिंदू के बचे हुए आर्टिकल्स को भी फटाफट से डिस्कस कर सकें। Alright, give each other full transit right, Modi tells SCO members in Pak PM presence। तो मिस्टर मोदी ने क्या कहा है कि देखिए प्राइम मिनिस्टर शरीफ भी वहीं पे बैठ रहे थे और सुन रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि आप एक दूसरे को, हम सबको फुल राइट देना चाहिए ट्रांजिट का। आपको मैं बता दूं ये सब क्यों, ये ट्रांजिट की बात कहाँ से आ गई, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिट बहुत बारी रोक देता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे हमने फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान को भारत ने कोई फूड एड भिजवाना है तो पहले पाकिस्तान से 36 कंसल्टेशन करो, वो अपने वहां से ट्रक तक नहीं निकलने देते वाघा बॉर्डर के वहां से। तो बड़ी सारी दिक्कतें, कोई भी तरह का कोई ह्यूमैनिटेरियन एड अगर किसी और कंट्री तक पहुंचाना हो, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना हो, भारत तब नहीं कर सकता क्योंकि बीच में पाकिस्तान अड़ंगा डाल देता है और आता भी है। तो ये ट्रांजिट जब आप अलाउ नहीं कर देते तो फिर रीजनल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? तो ये चीज ठीक है। तो इसीलिए मिस्टर मोदी ने ये बोला है कि राइट टू ट्रांजिट कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और ताकि एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन भी रीजन में बन सके। और जो लैक ऑफ ट्रांजिट है अक्रॉस पाकिस्तान टेरिटरी, इट हैज़ बीन चैलेंज फॉर इंडिया टू एक्सेस सेंट्रल एशियन मार्केट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, और हम पिछली पास्ट में भी हमने बहुत बार इस कंसर्न को व्यक्त किया है बहुत ही सारी समिट्स पे, कि हमारे लिए इस बात के लिए बहुत दिक्कत होती है। अगर हम ईरान के प्रेसिडेंट यानी कि इब्राहिम राइसी जी की बात करें, देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें नज करेंगे ऑयल लेने के लिए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने नहीं किया। और चाइना के साथ भी मीटिंग नहीं हुई, यानी कि शी जिनपिंग के साथ भी बायलैटरल लेवल पे मीटिंग नहीं हुई, और पाकिस्तानी चीफ के साथ भी नहीं हुई। तो इन द सेंस वो स्पेकुलेशंस जो थी, जो इतने इंटेलेक्चुअल्स कर रहे थे, दे हैव ऑल गॉन इन वेन। मे भी ऐसा हो सकता है कि G20 में हम देखें, G20 में शायद चाइना के साथ हमारी बातचीत हो, लेट्स सी।
और अगर ईरान के प्रेसिडेंट की बात की तो उन्होंने बोला है कि इतना इम्प्रेसिव पोटेंशियल है हमारे रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शंस वगैरह का, लेकिन अभी तक हम उसको हार्नेस ही नहीं कर पाए उस पोटेंशियल को, क्योंकि ट्रांजिट ही नहीं हो पाता ना बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द एससीओ। तो और जितना एक्सटेंसिव हो सकता है हम उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे अपने पोटेंशियल को। तो एक और कंट्री ने हमारा साथ दे दिया इस चीज़ में, और ईरान ने बोला है कि हम बहुत स्पेशल प्रायोरिटी अटैच करते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बनाने में और इस तरह की ह्यूज इन्वेस्टमेंट में। तो अब हम स्पीच की अगर बात करें मिस्टर मोदी की, जिन्होंने बायलेटरल टॉक्स की हैं पुतिन के साथ भी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर रेफरेंस दिया है। ओके, तो उन्होंने कोई भी क्लियर रेफरेंस नहीं दिया है रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का, भी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने स्टेटमेंट में रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन तो बोला ही नहीं, उन्होंने बस ये बोला कि जो क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन में वो तो एक्सपेक्टेड था, खैर हमने कभी वॉर के ऊपर तो बात की ही नहीं, लेकिन कुछ है जो हमने पब्लिकली वेस्ट भी खुश हो जाएगा कि हमने अपनी रख दी है अपना रशिया के सामने। अभी देखेंगे क्या, विच अलोंग विद कोविड पैंडेमिक ही सेड कॉस्ट ऑब्स्टेकल्स इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स, दिस इज समथिंग नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको पता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ यहाँ पे हुई है, पीएम होल्ड्स अनअनाउंस्ड मीट विद एर्डोगन। तो देखिए क्या हुआ है, हमारा जो टर्की के साथ जो रिश्ता है, आपको पता है टर्किश ही ये प्रेसिडेंट है रेसेप तैयब एर्डोगन, तो इनके साथ हमने कोई सस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था, स्पेक्युलेट भी नहीं कर रहा था कि मिस्टर मोदी वुड मीट एर्डोगन देयर, बट ही मेट हिम, और उन्होंने साइड लाइन्स पे उनके साथ बात की है। मोस्टली जो हमारी बात रिवॉल्व की है वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अलॉन्ग रिवॉल्व की है, क्योंकि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ रहा है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कुछ ऐसा मुद्दा है जो हमारे रिश्तों को डिप्लोमेटिक लेवल पे काफ़ी ख़राब कर चुका है। हम देखेंगे वो क्या है। Okay, ties between their countries adversely impacted in recent years. कुछ सालों में हमारे बीच में जो टाइज हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी हुआ है हमारे सेंटिमेंट्स को, इंडिया के सेंटिमेंट्स को। जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उन्होंने किया है कैसे, अभी मैं बताती हूँ। देखिए, जबकि इंडिया टर्की जो इकोनॉमिक और कमर्शियल कॉपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन कॉन्स्टिट्यूट करता है हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप का, लेकिन जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो एडवर्सली इम्पैक्ट हुए हैं जब से टर्की ने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया है हमारे धारा 370 को हटाने के, जो हमने जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 स्ट्राइक डाउन किया, तब से लेके हम अब तक हमारे काफ़ी खिलाफ वो स्टेटमेंट्स पब्लिकली दे चुका है टर्की। तो इस चीज़ को मतलब हमारा इंटरनल अफेयर है जो उछाला जा रहा है, अगर किसी कंट्री द्वारा, किसी कंट्री ने पब्लिकली अगर सपोर्ट किया है पाकिस्तान को, अब देखेंगे हम कैसे। तो इस चीज़ की वजह से we are not at good terms with Turkey at the moment. तो अगर हम स्पीच की बात करें जो यूएन जनरल असेंबली में सितंबर 2019 यानी कि जस्ट एक महीने बाद जब धारा 370 को हटाया गया था, उसके बाद जो एर्डोगन ने कहा यूएन जनरल असेंबली पे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर इज स्टिल besieged and 8 million people are stuck in Kashmir and cannot get out. He called for a solution through dialogue between Pakistan and India. इससे आपको क्या पता चल रहा है बेसिकली कि कश्मीर किसका पार्ट है, पाकिस्तान का पार्ट है, किसने कब्जा किया हुआ है उस पर, इंडिया ने किया हुआ है। जो 8 मिलियन लोग हैं वो उसको तड़पा और बेफालतू उनको किसने कैद करके रखा हुआ है, वो भारत है। तो इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने पब्लिकली अपना सपोर्ट दिखाया है किसके स्टैंड को, पाकिस्तान के स्टैंड को। दिस इज समथिंग नॉट वेरी गुड फॉर आर डिप्लोमेटिक टाइज, और यही चीज़ आप देखते हैं। फिर फरवरी 2020 में भी एक एड्रेस में जो जॉइंट सेशन हुआ था पाकिस्तान के पार्लियामेंट का, जो एर्डोगन ने उस पर क्या बोला था, उन्होंने कहा था जो स्ट्रगल कश्मीरी पीपल देख रहे हैं हम उसको बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की फाइट टर्किश पीपल ने देखी थी अगेंस्ट द फॉरेन डोमिनेशन जो वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी, उसी तरह का बेचारे वो भी लड़ रहे हैं जो कश्मीर में फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमें ऑब्वियसली कैसे पसंद आ सकती हैं इन तरह की स्टेटमेंट्स जो आप इतनी ओपनली दे रहे हैं। एज ही थ्रू हिज वेट बिहाइंड इस्लामाबाद ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और फिर जब ऐसा उन्होंने जब उन्होंने अपना पूरा भार दिखा दिया कि हम किसके सपोर्ट में हैं, कश्मीर के मुद्दे पे हम पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं, तो हमने हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने जो टर्किश एम्बेसडर हैं जो भारत में पोस्ट किए गए थे उनको बुलाया और हमने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया, डिप्लोमेटिक लेवल पे प्रोटेस्ट करते हैं जैसे, कि हमें बिल्कुल समझ नहीं आई जिस तरह की स्टेटमेंट्स आप ओपनली हमारे खिलाफ दे रहे हैं और अपने इंटरनल मैटर में किसी तरह की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीएम मीट्स ईरान राइसी, छाबहा रीजनल कनेक्टिविटी फोकस, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। राइसी के साथ तो मिलना ही था, इब्राहिम राइसी के साथ, और ये पहली मीटिंग है दोनों की जब से लेके अभी तक इब्राहिम राइसी इलेक्ट किए गए हैं।
तो इन्होंने बोला है कि रीजनल डेवलपमेंट पे बात की है, अफगानिस्तान पे बात की है कि हम उनको फूड एड पहुंचाएंगे, और प्रोग्रेस पे बात की है छाबहार पोर्ट की, और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग एज आई जस्ट टोल्ड यू। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखिए जब भी इंडिया और ईरान की बात होती है ना, तो हाईलाइट किया जाता है दोनों ही कंट्रीज द्वारा इंडिया और ईरान का बायलेटरल टाइज दैट आर मार्क्ड बाय हिस्टोरिक एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स. I'll tell you how. Just wait for a minute. It also said the leaders discussed international developments, including Afghanistan. ओके और मिस्टर मोदी ने एक्सटेंड किया है इनविटेशन, इनवाइट किया है राइसी को कि आप भारत में आइए, विजिट करिए, जैसे भी जल्दी से जल्दी आपको कन्वीनियंट जितना भी लगे आप आइए. तो अगर ये मीट करते हैं, अगर भारत आएंगे, तब तो इट इज़ अ डन डील कि ये बिल्कुल बोलेंगे कि आप हमसे ऑयल दोबारा लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि फिर वो बायलेटरल मुद्दा हो जाता है. देखिए आप एक समिट पे मिल रहे हैं वो बात अलग है, वहाँ शायद आप इस तरह की बातें करना ना वाजिब समझे, लेकिन when somebody would come to your nation and would talk to you about something, of course they will keep their concerns, and oil is a very important connecting issue between India and Iran. Now how are we historically and civilizationally connected with Iran? आप जानते हैं पर्शिया का नाम आपने बहुत सुना होगा, हम बहुत जानते हैं जो ज़ोरोएस्ट्रियंस हैं, पर्शियंस एक्चुअली, राइट, जो पारसीज हैं वो कहाँ से आए हैं? ईरान. ईरान वॉज पर्शिया का ही एक पार्ट, राइट. जो हिस्टोरिक उस पर देखेंगे तो हमारी सिविलाइजेशन जो वहाँ से लोग आए यहाँ बसे, बहुत बहुत इंटरकनेक्टेड है. हमारी हिस्ट्री एक है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे तरीके से हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बहुत हाई हैं. बहुत सारे लोग जब ईरान जाते हैं, अरे आप वहाँ जाएंगे ना, जब कभी ईरान गया, आपको पता है, आपको लगेगा हमारे जैसे ही तो लोग हैं, हमारे जैसे ही खाना, हमारा जैसा सब कुछ, रहना उठना बैठना. सो वी आर सो कनेक्टेड दैट वे. तो हर कंट्री के बीच में, जैसे अगर मैंने आपके साथ कल डिस्कस किया था कि चाइना और भारत के बीच में अगर एक कनेक्टिंग इशू है, तो वो बुद्धिज्म है. जो सॉफ्ट कॉर्नर बुद्धिज्म के लिए जो शी जिनपिंग के दिल में है, वो मिस्टर मोदी जो खुद एक कल्चरल लेवल पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ को, जो आप भारत में देख सकते हैं. इसीलिए उनको शी के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है इतने दिक्कतों के बाद भी, क्योंकि हम कल्चरली कनेक्टेड हैं. इन द सेंस बुद्धिज्म हम दोनों में एक कॉमन फैक्टर है. अगर हम रशिया और इंडिया की बात करें, रशिया भी एक सिविलाइजेशन है, भारत भी एक सिविलाइजेशन है, और क्योंकि जो पुतिन है वो एक ऑर्थोडॉक्स रशियन है, जो अपने पिछले, आप समझ सकते हैं ना, तो जो अभी पार्टी, जो करंट रजीम हमारे भारत में है, वो भी तो थोड़ी सी जो कंजर्वेटिव बेंट में है, कि जितनी तरह की पहले संस्कृति थी उसको रिटेन किया जाए. ऑर्थोडॉक्स आप देख सकते हैं, तो इसीलिए कॉमन फैक्टर आ जाता है दोनों देशों के बीच में. Alright, declaration skips UN charter mention, but the original article is somewhere else. Let's just give it a look. देखिए यूक्रेन पे हमने क्या किया है, इंडिया, हम बार बार कह रहे हैं, हमने हर समिट में अभी तक अपने डिप्लोमेटिक लेवल पे यूनाइटेड नेशंस में बार बार हमने कहा है कि जो भी रेजोल्यूशन निकाला जाए यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो निकाला जाए यूएन चार्टर के अलाइनमेंट में, मतलब यूएन चार्टर के हर उसको फॉलो किया जाएगा, इस तरह की बातें की जाए. लेकिन अब जब जॉइंट डिक्लेरेशन, जो एससीओ समिट की समरकंद डिक्लेरेशन साइन की गई है, उसमें कोई रेफरेंस नहीं है यूनाइटेड नेशंस चार्टर का, जबकि हाँ मतलब उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है. अगर हम पिछले उसकी बात करें, जो 96 में हुआ था एससीओ का समिट पिछले साल, उसमें यूएन चार्टर की बात की गई थी कि हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को अडेयर करते हैं यूएन चार्टर के ऑब्जेक्टिव से, इस तरह की. लेकिन इस तरह का मेंशन इस बार नहीं देखा गया. तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है ये, आप समझने की कोशिश करिए. दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम इंडियाज पोजीशन इन द लास्ट 7 months सिंस द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ऑन February 24. तो आप देख सकते हैं, हम बार बार पिछले 7 महीने से ये कह रहे हैं कि यूएन चार्टर रिस्पेक्ट करिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स यूएन चार्टर के अंडर, लेकिन अभी तक हमने इस जो जॉइंट डिक्लेरेशन में इसका मेंशन ही नहीं, हमने उसको साइन किया है. तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बहुत ही क्लोजली. और इन्होंने बोला है कि हम सारे मेंबर स्टेट्स एडवोकेट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ द पीपल टू. अब देखिए इस जगह बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं पढ़ रही हूँ. आई विल जस्ट जूम इन. Okay, the member states advocate respect for the right of the people to independently and democratically choose their political and socio-economic development, and stress that the principles of mutual respect for sovereignty, independence, territorial integrity of states, equality, mutual benefit, non-interference in international affairs, ये सब कुछ हम होल्ड करते हैं, ये सब वगैरह. और जो डिस्प्यूट्स है वो डायलॉग और कंसल्टेशन के थ्रू सॉल्व किया जाएगा. देखिए बेसिकली इन्होंने ये कह के कि हर जो पीपल है,
पर्टिकुलर जगह के, उनको इंडिपेंडेंटली चूज करने का हक हो। इस तरह के जो कलर रेवोल्यूशंस, जैसे अभी शी जिनपिंग ने कहा, जो वेस्टर्न कंट्रीज बार बार करने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो प्रोटेस्ट करवाती हैं उस देश में दूसरे देश के खिलाफ, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक हिडन, एक वील्ड हिंट है। ऑलराइट, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमें डिस्कस करना है। I'll tell you what is it. Okay, IAF to fly AN32 on blended biodiesel for 200 hours. जब मैंने आपके साथ नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी डिस्कस की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले जब 2019 के रिपब्लिक डे वाले दिन हमने जो जो फॉर्मेशन की थी वर्ल्ड वॉर 1 वाली, जो अपने एयरक्राफ्ट के साथ, तो हमने उन एयरक्राफ्ट को बायोडीजल पे उड़वाया था, यानी कि बायोफ्यूल से उड़वाया था। तो देखिए, ये जब भी हम अपने इतने बड़े एयरक्राफ्ट्स को या फिर अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह को बायोफ्यूल के द्वारा, हम बेसिकली एक देश का ये एक सिग्नल है पूरे वर्ल्ड को कि हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो कमिटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बायोफ्यूल्स को लेके। हम एनर्जी के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी पे, हम उसके लिए काफ़ी कमिटेड हैं। क्लाइमेट चेंज को बेसिकली उसको डेटर करने के लिए हम काफ़ी कमिटेड हैं। ये बेसिकली एक सिंबॉलिक वो भी है सिग्नल, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो 2019 के बाद अगर हम देख सकते हैं, अभी इधर क्या लिखा है कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी, वो AN32 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको मॉडिफाई किया है ताकि हम ऑपरेट कर सकें उसमें 10% ब्लेंडेड बायोडीजल 200 फ्लाइट आवर्स के लिए इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। देखिए 2018 में जब इसे उड़ाया गया था तो इसको जब बायोडीजल को ब्लेंड किया गया एविएशन टर्बाइन फ्यूल के साथ, ATF के साथ, तो उसको लेकिन 65 आवर्स के लिए उड़ाया गया था। तो अभी बहुत देखते हैं कि हम इतना कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इंजन वगैरह की, वो सब कुछ चल रहा है। और एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी होगा, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, वो भी अंडरगो कर रहा है इन तरह के ग्राउंड टेस्ट को, जिसको बेसिकली इसको भी हम 50% बायोफ्यूल में उठाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो हम देखते हैं बाकी आर्टिकल्स कौन कौन से बचे हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मिस्टर मोदी ने ये तो नहीं बोला कि इन्वेजन हुआ है रशिया का यूक्रेन पे, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि टुडेज एरा इज नॉट ऑफ वॉर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये वेस्ट को भी हमने सिग्नल दे दिया कि हम कितनी ब्यूटिफुली, सीरियसली कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली हम हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं, वेस्ट को भी, ईस्ट को भी, और हर एक ब्लॉक को, SCO विद क्वाड, एवरीथिंग। तो ये चीज़ देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखा है कि रशिया ने क्या बोला है कि हम समझते हैं भारत का जो कंसर्न है वॉर को लेके जो यूक्रेन में चल रहा है, और पुतिन ने ये बोला कि मिस्टर मोदी को उन्होंने ये बोला कि हम प्रॉमिस करते हैं आपको कि हम जल्दी से जल्दी इसको जो 9 मंथ ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और बेसिकली इतना जो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, ये इतना खिंच गई है वॉर, हमारी वजह से थोड़े ना, हम तो कब के कहने हैं कि नेगोशिएशन करो और ख़त्म करो। ये यूक्रेनियन जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उनकी वजह से इतना खिंच रहा है। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं, हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और हम क्या करें, जब वो अड़ी गए हैं इस बात पे, यूक्रेन अड़ गया है कि नहीं हम नेगोशिएशन अब करेंगे ही नहीं, अपने हर गोल को मिलिट्री मीन से ही अब बैटल फील्ड पे ही सब कुछ सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करें, नेगोशिएशन टेबल पे कैसे बैठे उनके साथ। लेकिन हम समझते हैं कि आप बहुत कंसर्न है और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मिस्टर मोदी ने देखिए जब अपने कमेंट्स को बिगिन किया तो उन्होंने बोला दैट द एरा ऑफ वॉर इज ओवर, ओके, इंडिकेटिंग इंडियाज डिसकम्फर्ट। मतलब हमने इंडिकेट किया कि हम मतलब कंफर्टेबल नहीं है, हमें भी आप बार बार एक बहुत ही अनकंफर्टेबल से पोजीशन में रख रहे हो। हर कंट्री हमसे हर जगह यही पूछती रहती है कि आप रशिया से ऑयल क्यों मंगवा रहे हो, रशिया से ऑयल क्यों मंगवा रही हो, वो खूनी है, ये है, वो है। तो भाई इसको बंद करो, प्लीज़ डू दैट। मतलब हमें, आप खुद तो एक अनकंफर्टेबल से पोजीशन में हो ही, हमें भी डिसकम्फर्ट दे रहे हो इस वजह से। बेसिकली कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इन तरह की बातें उन्होंने बोली है और फर्स्ट टाइम पब्लिकली हमने, न्यू दिल्ली ने इस तरह से क्रिटिसाइज नहीं कहेंगे पर कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट तो दिखाई दिया ना। आई नो दैट today's era is not a war and we have spoken to you many times on the phone that democracy, diplomacy and dialogue are such things that touch the world, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। अब देखिए मिस्टर पुतिन ने क्या रिप्लाई किया है कि हम भी चाहते हैं इस तरह को खत्म करें, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, लेकिन वो अड़े हुए हैं, ये सब कुछ बोला। और दोनों ने ये भी बातें जो बाय प्रोडक्ट है इन सारी कॉन्फ्लिक्ट का, जो डेरिवेटिव इश्यूज हैं, जैसे जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो रहा है, फर्टिलाइजर क्राइसिस हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि रशिया का
बोलना कि मैं आपको ऑयल भी नहीं दूंगा, गैस भी नहीं दूंगा यूरोप को। इस तरह की चीज़ें भी तो इंपॉर्टेंट है, इन बातों पे भी बात की गई है। और अगर हम बात करें तो ये सब कुछ हो गया है। द मीटिंग विद मिस्टर पुतिन वॉज वन ऑफ, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी है कि 4 बायलेटरल मीटिंग्स मिस्टर मोदी ने हेल्ड की हैं एससीओ समिट के साइड लाइन्स पे। तो सबसे पहले हम देख सकते, एक तो आपने मिस्टर पुतिन के साथ देख ली, रशिया के साथ, फिर एक उज्बेक प्रेसिडेंट के साथ जब हमने उनको थैंक यू बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि आपने बहुत अच्छे से प्रेसिडेंटशिप निभाई एससीओ की इस साल के लिए। फिर हम किसके साथ मिले, उज्बेक हो गया, रशिया हो गया, तीसरा कौन सा हुआ, ईरानियन प्रेसिडेंट राइसी अभी हमने देखा, और चौथा कौन है, अर्डगन, यानी कि जो टर्की के साथ मिले। तो 4 बायलेटरल समिट्स हमने की हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मिस्टर पुतिन ने थोड़ा सा एम्फसाइज किया अपने टॉक्स में कि हम जो हैं, जो रशिया के लोग हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके जो भारत के जो इतना एंशियंट कल्चर है, जो इतना ट्रेडिशन है, वो हमारे लिए बहुत ही, इट इज़ ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द रशियन पीपल। तो हम चाहते हैं कि अब वीज़ा फ्री ट्रैवल डील दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हो, वीज़ा के बिना एक दूसरे के कंट्रीज़ में हम ट्रैवल कर सके टूर पर्पज़ के लिए, ये सब वगैरह। और उन्होंने बोला कि कल क्योंकि मेरे डियर फ्रेंड मिस्टर मोदी का बर्थडे है, लेकिन क्योंकि रशियन ट्रेडिशन में एक दिन पहले हम विश नहीं करते या एडवांस में कभी भी विश नहीं करते हैं बर्थडे को, क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ बैड लक, यू मस्ट ऑल्सो नो दैट। इसीलिए मैं आपको बस कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, इसलिए मैं आपको हैप्पी बर्थडे ना बोल के ऑल द बेस्ट बोलूँगा, और आपके कंट्री बहुत प्रॉस्पर करे और वहाँ के लोग भी, इंडिया इज़ अ ग्रेट नेशन, इट मस्ट रिमेन सो। इन्होंने ये बात बोली है। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर। ऑलराइट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे लिखी है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आप जो भी पिटिशनर्स जो मैरिटल रेप के ऊपर मतलब अपना पिटिशन लेके आए हैं उनका जवाब दीजिए, आपका क्या कहना है। बेसिकली जो पिटिशनर्स हैं वो चैलेंज करते हैं कि जो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 375 है जो रेप से डील करता है, वो रेप के डेफिनेशन में से मैरिटल उसको रिश्ते को हटा देते हैं। मतलब मैरिटल रेप सही है, वो एक रेप नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पुलिस एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा, कोई भी कड़ी सजा नहीं दी जाएगी। तो बेसिकली पिटिशनर्स ने इस चीज़ को चैलेंज किया है कि सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन दिया गया है मैरिटल रेप का, रेप में से हटा के, वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है, उसको वो डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट मैरिड वुमेन। जब वुमेन के खिलाफ रेप तो रेप है, जब उनके कंसेंट के बिना उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी के, शादी करने के बाद आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी खत्म हो जाती है। बेसिकली आप ये कहना चाहते हो कि उनकी अपना खुद की बॉडी पे कोई उनका हक नहीं है आफ्टर दे गेट मैरिड, सो बेसिकली you're discriminating against them। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है कि हम जवाब मांगते हैं सरकार से। थैंक यू सो मच।